जय हिंद। कंटिन्यू करते अपने बायोलॉजी की क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझ लिया था और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ब्लड यानी कि रक्त के बारे में, खून के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि ब्लड क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ब्लड का हमारे बॉडी के लिए क्या नीड है, कितना ब्लड हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है और भी ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम लोग जानेंगे जो कि हमें ज़रूरत है, जो हम एग्जाम्स दे रहे हैं उसके रिलेटेड। तो बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक दैट इज़ ब्लड, एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अपने पिछले क्लास को जिसमें हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर परिसंचरण तंत्र के बारे में समझा था। तो इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? तो एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन्स को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको सर्कुलेट किया जा रहा था, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था एक स्थान से दूसरे स्थान तक। चाहे वो हमारे ब्रेन की बात हो या फिर हमारे हार्ट की बात हो या फिर लीवर या फिर एकदम पैर के नाखून तक की बात हो, ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह तक जो सर्कुलेशन का काम है न्यूट्रिएंट्स का, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, यानी कि परिसंचरण तंत्र के द्वारा। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने देखा था कि कई सारे न्यूट्रिएंट्स वो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। इंजाइम्स होते हैं अलग अलग तरह के, हार्मोन्स होते हैं, इसके साथ ही वाटर है और मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सारे जो मिनरल्स होते हैं और इनके साथ ही साथ कई इंपॉर्टेंट और जैसे ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं और इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी थे, जैसे हम लोगों ने जब बात करी थी ऑर्गन्स की तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन था एक हार्ट। ठीक है, ये वही हार्ट है जो पुश और पुल करता है ब्लड को। ठीक है, हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या काम है? तो हार्ट का मेन फंक्शन है वो ब्लड को पुश और पुल करना, यानी कि सभी ऑर्गन्स तक धकेल करके, ब्लड को धक्का दे करके वहाँ तक पहुँचाना और उसके साथ में सारे न्यूट्रिएंट्स को भी पहुँचाना। ये किसका काम है? ये हार्ट का काम है। हार्ट के साथ साथ हम लोगों ने लंग्स की बात करी थी। ठीक है, लंग्स का क्या काम था? तो लंग्स बेसिकली जो भी ब्लड है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो ब्लड प्यूरिफाई कर रहे थे। ठीक है, कैसे प्यूरिफाई कर रहे थे? तो इसमें ये ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे थे और CO2 को निकाल रहे थे। इस तरह से ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं लंग्स, हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं लंग्स। और ये जो फंक्शन है ये हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में। फिर हम लोगों ने 3 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी थी, ओपन, क्लोज्ड और मिक्स्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये एक्सोस्केलेटन जो जीवधारी होते हैं उनमें देखने को मिलता है, यानी जिनकी हड्डियां शरीर से बाहर हों। एग्जाम्पल्स के लिए याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था इंसेक्ट्स के बारे में। ठीक है, इंसेक्ट्स के बारे में हमने समझा था कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो चींटी हो, लिजर्ड नहीं, चींटी हो या फिर वो खटमल हो या फिर वो क्या बोलते हैं, ग्रॉस होपर हो, इन सब के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं इन सब के अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है? तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें किसी भी तरह की नर्व्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि कोई भी आपको डक्ट, नर्व्स, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, जिसे हम लोग कहते हैं वेन्स। ठीक है, वेन्स का प्रेजेंस नहीं होता है और इसी के कारण इसमें कोई ब्लड प्रेशर भी जनरेट नहीं होगा। जब इसमें नसें ही नहीं है तो फिर ब्लड का प्रेशर जनना स्वाभाविक नहीं है, तो वो मतलब ब्लड का प्रेशर भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं जब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो ये इंडोस्केलेटन जितने भी जीवधारी हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल्स जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हुए या फिर जो एनिमल्स हैं इनके अंदर, बर्ड्स हैं इनके अंदर, जिनकी हड्डियाँ शरीर के अंदर होती हैं, बेसिकली इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें वेन्स यानी कि नसें पाई जाती हैं। ठीक है, और इसी के कारण इनमें आपको ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलता है। थर्ड हमने बात करी थी मिक्स्ड की, जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे, ओपन और क्लोज। इसमें हम एग्जांपल्स के रूप में याद रख सकते हैं स्क्विड, ठीक है, और ऑक्टोपस को। ठीक, फिर हम थोड़ा सा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, चूंकि हम ह्यूमन बींग्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हैं तो हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से हमें स्टडी करना था वो था आर्टरीज और वेन्स के बारे में। आर्टरीज यानी कि ऐसी नसें जो ब्लड को ले करके जाती हैं हार्ट से, ठीक है, और ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, ऑर्गन्स की तरफ, ये क्या कहलाता है? दैट इज आर्टरीज। इसमें अक्सर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स्ड हुआ ऐसा ब्लड आपको देखने को मिलेगा और इसका रंग जो है अमूमन रेड कलर का आपको ये ब्लड देखने को मिलता है। इसे हम लोग शुद्ध रक्त भी कहते हैं, शुद्ध ब्लड भी कहते हैं। आर्टरीज में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि जो आर्टरीज होती हैं वो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके जाती हैं, लेकिन प्रश्न ये पूछता है कि कौन सी ऐसी आर्टरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके फ्लो करती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ले करके आगे बढ़ती हैं या फिर उनको अपने अंदर फ्लो होने देती हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, कौन सी आर्टरीज? पल्मोनरीज आर्टरीज, ठीक है। ये जो आर्टरीज होती हैं इनमें कैसा रक्त फ्लो करता है? तो इसमें फ्लो करता है CO2 मिक्स्ड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं पे वेंस की जब बात करते हैं तो वेंस में जो रक्त का प्रवाह है वो ऑर्गन से हार्ट की तरफ होता है, ऑर्गन से हार्ट की तरफ, ठीक है। और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। इसका कलर कैसा होगा? इसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश देखने को मिलता है, ठीक। वहीं पे एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी वेंस हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है? तो उसमें आपको याद रखना है कि जो पल्मोनरी वेंस होती हैं उनमें जो ब्लड है वो कौन सा है? उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। ये एग्जाम्पशन से इनको याद रखिएगा। इसके साथ ही आपको पाथ ऑफ ब्लड फ्लो भी याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे ब्लड किन किन रास्तों से होकर के ऑर्गन्स तक जा रहा है और फिर किन रास्तों से होते हुए वो वापस हार्ट के पास आ रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मुख्य है, सबसे पहले हार्ट से ब्लड निकलता है और सबसे बड़ी जो धमनियाँ होती हैं जिसे हम लोग महाधमनी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग आरोटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लड आता है आरोटा से, फिर ये नॉर्मल आर्टरीज की तरफ जाएगा, ठीक है। और आर्टरीज से फिर ये छोटे आर्टरीज यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं आर्टियोल्स, यहाँ पे जाता है। फिर आर्टियोल से ये आएगा कैपिलरीज में, जो कि और भी छोटी होती हैं साइज में। कैपिलरीज से ब्लड फिर यहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। यहीं पे कैपिलरीज ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करेंगी और कैपिलरीज के बाद फिर ब्लड वापस आएगा वेन्यूल्स की तरफ, ठीक है। वेन्यूल्स बहुत ही छोटी शिराएँ होती हैं। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ करके ये जाएगा वेन्स की तरफ, ठीक है, वेन्स की तरफ। और वेन से फिर ये वेना कावा और फिर वेना कावा से वापस चला जाएगा आपको हार्ट की तरफ। जो ब्लड का फ्लो है वो कहाँ चला जाएगा? हार्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो फ्लो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, याद रखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और नीचे वाला जो फ्लो है यहाँ पे CO2 मिक्स्ड ब्लड फ्लो कर रहा है हार्ट की तरफ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जहाँ पे हम लोगों ने हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करी थी। हार्ट कुछ इस तरह से देखने को मिला था हम लोगों को, ये हार्ट का स्ट्रक्चर था, कुछ इस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर था। और इसके दो पार्ट थे, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट को हम लोग बोल रहे थे आर्ट्रियम और लोअर पार्ट को बोल रहे थे वेंट्रिकल्स, ठीक है। आर्ट्रियम के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, एक होता है राइट आर्ट्रियम। वहीं पे वेंट्रिकल्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एक होता है राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं हार्ट के। हार्ट के लेयर्स की बात करें, यहाँ पे मसल्स के लेयर्स की बात करें, यानी हार्ट के ऊपर कई सारी मसल्स होती हैं। ये जो लेयर आपको दिख रही है ये ऐसे, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है इसके ऊपर और ये प्रेशर्स की वजह से ये ब्लास्ट ना कर जाए, इसलिए इसके ऊपर 3 आपको मसल्स की लेयर दिखाई देती है, ठीक है। थर्ड 3 लेयर होती है मसल्स की। तो यहाँ पे लेयर्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कितने लेयर्स हैं? 3 मसल्स की लेयर होती हैं। यहाँ पे इनके नाम आपको याद रखना है कि राइट आर्ट्रिया है, ठीक है, राइट आर्ट्रिया है, फिर लेफ्ट आर्ट्रिया है, वैसे ही राइट वेंट्रिकल्स है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। वॉल्व्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 स्पेशल वॉल्व्स के नाम याद रखने हैं। एक है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व है। वहीं पे जो दूसरा है दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। हार्ट से रिलेटेड कुछ टेस्ट की भी हम लोग बात करी थी कि हमारे जो शरीर है इसमें हार्ट का जो सिचुएशन है, हार्ट की कंडीशन है, ये कैसे फंक्शन कर रहा है, ये इसका जो यदि टेस्ट करना है तो ये हम लोग हार्ट का जो एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है इस पर टेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, ये एक मशीन आती है जो कि हार्ट के फंक्शन को मेजर करती है और PQRS ग्राफ दिखाती है। तो यहाँ से हम लोगों को हार्ट की कंडीशंस के बारे में समझ में आता है कि हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है, कितनी तेज धड़क रहा है, कैसी इसकी सिचुएशन है, बायोलॉजिकली फिट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इन दोनों टेस्ट में देखने को मिलती हैं। हार्ट से रिलेटेड सर्जरीज भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि है स्टेंट प्लेसमेंट, ठीक है। स्टेंट प्लेसमेंट क्या होता है कि यदि कोई भी नस जो कि हार्ट से संबंधित है या हमारी बॉडी के अंदर वो थोड़ी सी कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फिर उसमें कोई कचरा जम गया है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो अवरोधित हो रहा है, रुक रहा है, तो उसमें क्या किया जाता है कि स्टेंट प्लेस किया जाता है। स्टेंट क्या होता है? तो एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर क्या करता है कि उस नस को फिर से ओपन कर देता है और फिर उसके अंदर से ब्लड का फ्लो कंटिन्यूस हो जाता है। इसे हम लोग एंजियोप्लास्टी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट दैट इज कोरोनरी आर्टरीज बाईपास ग्राफ्टिंग। ये जो हार्ट की सर्जरी है या फिर ये जो
जो वेंस की सर्जरी है वो कुछ इस तरह से कि यदि कोई नस ऐसे पतली हो गई है और इसमें से फ्लो, ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो इस नस को यहाँ से इसको छोड़ करके बल्कि यहाँ से ऐसे एक दूसरी नस को यहाँ पे बाईपास की तरफ ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि इधर से जाने वाला ब्लड ऐसे हो जाए और फिर ऐसे होकर के ऊपर की तरफ निकल जाए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ओके, उसके बाद है वाल्व रिप्लेसमेंट। वाल्व रिप्लेसमेंट हमने दो वाल्व की बात करी यहाँ पे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व। यदि वाल्व खराब हो जाते हैं जो कि एक ही तरफ ब्लड को फ्लो करने देते हैं, तो फिर ऐसे केसेस में उन वाल्व को रिप्लेस करके वहाँ पे नया वाल्व लगा दिया जाता है। वैसे एक आता है पेसमेकर। पेसमेकर जो सर्जरी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारे जो हार्ट है उसको धड़कने के लिए पल्सेस की, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक पल्स की ज़रूरत होती है, और वो पल्स आर्टिफिशियली हम लोग लगाते हैं बाहर से। यदि हमारा जो नेचुरल जो पल्स जनरेटर है वो ख़राब हो जाए, जो कि सिचुएटेड होता है राइट आर्टरिया में, तो हम लोग वहाँ पे एक आर्टिफिशियल पल्स मेकर लगाते हैं, जिसे हम लोग पेस मेकर के नाम से जानते हैं। और ये पेस मेकर क्या करता है, ये पल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते रहता है, ठीक है। उससे हमारा जो दिल है वो कंटिन्यूसली धड़कता रहता है। फिर हम लोगों ने लास्ट बात करी थी हार्ट ट्रांसप्लांट या फिर ओपन हार्ट सर्जरी की। यदि हमारे हार्ट में ही किसी तरह की डिजीज़ हो जाए या फिर कोई वहाँ पे कट लग जाए या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे केस में हम लोगों को ओपन हार्ट सर्जरी या कई बार तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करी थी, जहाँ पे यदि किसी व्यक्ति का अचानक से हार्ट जो है वो धड़कना बंद कर दे तो उसको फिर CPR दिया जाता है। CPR क्या होता है, एक पर्सन जो कि CPR देने जानता है वो क्या करेगा कि तुरंत उस व्यक्ति के हृदय पे हाथ रख करके उसको पहले लिटा करके ज़मीन पे और उसके हृदय पे हाथ रख के हृदय के जस्ट साइड में और वहाँ पे जोर से पुश करता है, ठीक, ताकि जो हार्ट का मेन फंक्शन है कि हमें धड़कना है वो उसको याद आए और वो फिर से वो धड़कना शुरू करे, ठीक। तो दैट इज नोन एज CPR, जहाँ पे हमारा जो हार्ट है वो अचानक से बंद हो जाता है, जिसे हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। अगर ये प्रोसेस लंबे समय तक रुका रहा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में फिर उसको पुश किया जाता है हाथों से ताकि वो फिर से धड़कना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने यहाँ पे रिवाइज भी कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग आज की क्लास में समझते हैं ब्लड के बारे में। बात करेंगे यदि ब्लड की, तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द बायोलॉजी, जिसे हम लोग को पढ़ना ही चाहिए। देखिए, बात यहाँ पे सिर्फ ब्लड को पढ़ने की नहीं है, बात है यहाँ पे हमारे जो हम स्टूडेंट लाइफ में हैं अभी, इसको भी बैलेंस करके चलने की है। और यदि हमारा जो ब्लड है वो बैलेंस रहेगा, बायोलॉजिकली फिट रहेगा, तो हम अपनी जो स्टडी की एक्टिविटीज़ हैं उसमें काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमारा जो स्टडी का आउटपुट होगा वो बढ़िया आएगा। कई बार आपने महसूस किया होगा कि हम लो फील करते हैं, डेजी फील करते हैं, लेजी फील करते हैं। उसका एक ही कारण होता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल कंडीशंस हैं, हमारे जो ब्रेन है या फिर हमारे जो कोई ऑर्गन्स हो सकते हैं या फिर हम बीमार हो सकते हैं, इन्हीं सब कारणों से हम अक्सर हमारी जो पढ़ाई होती है उसमें लैग होता है, उसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो यदि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, हमारे जो बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स का सिस्टम है या फिर वो ब्लड है, ये सारी चीज़ें यदि तंदुरुस्त होंगी, यानी हम यदि हेल्दी होंगे, तो हम अच्छा आउटपुट परफॉर्म कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ को लेकर के भी। तो ब्लड का टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं, काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टूडेंट लाइफ में होती हैं, उसको हम लोगों को अवॉइड कर सकते हैं यदि हमारा जो ब्लड है वो काफ़ी परफेक्टली काम करे, वो काफ़ी हेल्दी हो उस केस में, ठीक है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। कुछ बेसिक्स इसके जो डेफिनेशंस हैं या फिर कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं ब्लड से रिलेटेड, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो देखिए, जो ब्लड है इसकी जो स्टडी है, सबसे पहले बात करेंगे स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। जो स्टडी ऑफ ब्लड है, स्टडी ऑफ ब्लड यानी ब्लड की जो पढ़ाई होती है उसको हम लोग कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्यों बोलते हैं? तो याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसे हम लोग Hb से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये एक आयरन का अयस्क है, यानी कि फेरिक का एक अयस्क है, ओर है, ठीक है। और इसीलिए उस ओर का नाम क्या होता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट, ठीक। इसी के कारण हम लोग इसका स्टडी जो है उसको हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेरोलॉजी के नाम से भी समझते हैं, यानी कि इसकी स्टडी को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी, ठीक है। तो यदि कभी प्रश्न दिखे आपको कि सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी, तो इससे आपको क्या याद रखना है कि दिस इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ब्लड, ओके। फिर हम बात करेंगे यदि ब्लड की ही, तो ब्लड की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि जो ब्लड है दिस इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? ब्लड इज
अ टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। बात करेंगे कि टिश्यू का, ब्लड कैसा टिश्यू है, तो ब्लड इज ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। याद कीजिए जब हम लोग टिश्यू चैप्टर को पढ़ रहे थे तो वहाँ बिल्कुल डिटेल में समझे थे कि टिश्यू कितने तरह के होते हैं। उसमें से एक जो टाइप था दैट वाज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे स्किन है या फिर ब्लड है या फिर स्केलेटन सिस्टम्स हैं, ये हमारी पूरी बॉडी को कनेक्टेड रखते हैं। इसीलिए हम लोग ब्लड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। वहीं पे इसके जब केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, ब्लड के केमिकल कंपोजिशन की, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन या फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे यदि, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ब्लड जो है वो अपने नेचर में कैसा है, बेसिक है, ठीक है, बेसिक यानी कि क्षारीय है, ठीक है, बेसिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ब्लड है वो कैसा है, इसका पीएच लेवल जो है दैट इज 7.4, यानी कि ये कैसा है, ये क्षारीय है, बेसिक है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जो एसिड है, बेस है, इन सब की रैंकिंग क्या होती है। यहाँ पे मैं एक साइड में बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यदि आप बात करेंगे तो देखिए 0 से जो 7 तक है दिस इज एसिडिक, ठीक है। वहीं इससे यदि नीचे जाएंगे आप तो 7 से लेकर के और 14 तक ये कैसा होता है, दिस इज बेसिक, यानी कि बेस के जैसा बिहेव करेगा। वहीं जो 7, यदि किसी का 7 आता है पीएच, दैट्स इट आइडियल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है, ना तो एसिड है ना ही बेस है, ठीक। इस तरह से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझ लिया ब्लड के बारे में, ठीक है। बात करेंगे यदि वॉल्यूम के बारे में, यानी कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को इसको याद रखना है कि जो ब्लड का वॉल्यूम है एक स्वस्थ इंसान के अंदर ये होगा तकरीबन 5 से 5.5 लीटर। कितना होगा, 5 से 5.5 लीटर, ठीक है। और इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें थोड़ा सा ब्लड का मात्रा जो है कम होता है, ठीक है। वहीं पे जब बात करेंगे मेल्स की तो उनमें आधा लीटर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक। ये नॉर्मल जो अमाउंट है या फिर जो ब्लड का वॉल्यूम है ये है। यदि बात करेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड बनता कैसे है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की यदि बात करें, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, तो ये ब्लड जो है हम लोगों ने जब हड्डियों के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे समझा था कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हैपेंस इन बोन मैरो। कहाँ पे होता है, बोन मैरो में, ठीक। बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम लोगों ने जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे ये चीज़ समझी थी कि जो हड्डी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हड्डी ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस हड्डी में जो इसके बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे आपको एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। और इसी बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, ब्लड का। लेकिन ये बात तब की है जब ये हड्डी एक डेवलप हो चुकी है, यानी कि एडल्ट के रूप में, ठीक है। तो एक एडल्ट के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है बोन मैरो के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी एक नवजात शिशु की जो अभी पैदा होने वाला है, ठीक है, यानी कि जब भ्रूण के रूप में रहता है, एक एम्ब्रियो के रूप में जब प्रेजेंट रहता है बॉडी में, ठीक है, ये हो गया एडल्ट के रूप में, ठीक है। एडल्ट में कहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन होगा, बोन मैरो में। वहीं पे जब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो का जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो होता है लीवर में। कहाँ पे, लीवर में। क्यों लीवर में होता है, क्योंकि एक जो एम्ब्रियो है वो अभी फुल्ली डेवलप्ड ही नहीं हो पाया है, ठीक है। इन एम्ब्रियो ये अभी फुल्ली डेवलप्ड ही नहीं हो पाया है, और यदि इसकी हड्डियां ही डेवलप नहीं है तो उन हड्डियों में बोन मैरो कैसे डेवलप हो पाएगा और कैसे वो खून बना पाएगा उस एम्ब्रियो के लिए। तो ऐसे में जो उसका लीवर होता है जो कि पहले डेवलप हो जाता है, वही क्या करता है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक फैक्ट समझा ब्लड से रिलेटेड। इसके साथ ही साथ यदि आप बात करेंगे कि ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है, तो यदि हम बात करें स्टोरेज ऑफ ब्लड की, ठीक है, स्टोरेज ऑफ ब्लड, तो देखिए जो ब्लड का स्टोरेज है वो काफ़ी अलग जगह पे होता है। दैट हैपन्स इन स्प्लीन। कहाँ पे होता है, स्प्लीन में, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीहा या फिर तिल्ली, ठीक है, प्लीहा या फिर तिल्ली बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसी में क्या होता है, ब्लड का स्टोरेज होता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार हम लोग ब्लड के स्टोरेज को
हार्ट से संबंध समझ लेते हैं, यानी कि जो हार्ट है वो स्टोर करता है, या कई बार हम लोग फेफड़े को समझ लेते हैं या फिर लीवर को समझ लेते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको मैं बताता हूँ ब्लड से संबंधित, ठीक है। उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो ब्लड होता है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ब्लड, तो यहाँ पे पहले लंग्स की बात करेंगे, ठीक है, लंग्स यानी कि फेफड़े, फिर हम लोग हार्ट की बात करेंगे और फिर हम लोग किडनी की बात करेंगे, ठीक है, किडनी की, ठीक है। यहाँ पे तीनों का अलग अलग काम है ब्लड से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है वो कौन करता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये कहाँ पे होगा? तो दिस हैपन्स इन लंग्स, यानी कि फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है, ब्लड का शुद्धिकरण होता है, ठीक है। वहीं पे जब हम बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट में क्या होता है? तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, क्या करता है? पंपिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है, पंपिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि हार्ट छानता नहीं है, बल्कि हार्ट क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ आए हुए शुद्ध ब्लड को क्या करता है? पुश करता है वो आगे की तरफ अलग अलग ऑर्गन्स तक, ठीक है, और फिर उनसे वापस बुला लेता है अलग अलग ऑर्गन से अपने पास, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो ब्लड का फंक्शन है वो क्या है? पंपिंग का काम है, ठीक है। वहीं पे जब हम बात करेंगे किडनी की, तो किडनी क्या है? ये एक ऑर्गन है जो कि ब्लड को छानता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड को छानने का काम है वो किसका काम है? सो दैट हैपेंस विद द किडनी, ठीक है, यानी कि रिमूविंग इम्प्योरिटीज, ठीक है, रिमूविंग इम्प्योरिटीज। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा कि लंग्स भी प्यूरिफिकेशन कर रहा है और किडनी भी प्यूरिफिकेशन कर रही है। लंग्स का जो प्यूरिफिकेशन है ये मेनली ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है, ठीक है, CO2 का, ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज ये कहाँ पे हो रहा है? लंग्स के अंदर, यानी फेफड़ों के अंदर हो रहा है। वहीं पे जब हम बात करते हैं किडनी की, तो किडनी में जितने भी आपको हार्मफुल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं हमारे बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल ये यूरिया हुआ, ठीक है, और ऐसे ही और कई अन्य हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं, उनको यूरिन के रास्ते से बाहर निकालने का जो काम है वो किडनी का होता है। यानी किडनी क्या करेगा? जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स हैं उनको अपना जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है उसके थ्रू बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझनी है कि ब्लड के अंदर यदि किसी तरह की इम्प्योरिटीज है तो उसको छानने का काम किडनी का है, और फिर उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देने का काम भी किडनी का है, ठीक है। इसके साथ ही एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो ये ब्लड है, जो स्टोरेज ऑफ ब्लड हो रहा था, यहाँ पे जो ब्लड स्टोर हो रहा था वो हो रहा था स्प्लीन में, ठीक है। और ये स्प्लीन के अंदर ही जो हमारा स्टोरेज है, इसी के कारण इसको हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्लड बैंक, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसे हम लोग RBC का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RBC, रेड ब्लड सेल्स, इनका ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, यार्ड यानी कि कब्र, ठीक। क्यों बोलते हैं अभी हम लोग इसको समझेंगे जब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझ रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है, जब हम RBC को समझ रहे होंगे वहाँ पे। तो आई होप आपको ये जो बेसिक्स एलिमेंट्स हैं ये समझ में आए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ब्लड में, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं ब्लड के अंदर। ओके, सो बेसिक फैक्ट्स के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल एलिमेंट्स हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। क्या है ये? कोलेस्ट्रॉल। अक्सर हम लोग इसे अपने घर में भी, यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति है या फिर बुजुर्ग हो रहे हैं लोग, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? फैटी एसिड्स, ठीक। फैटी एसिड्स क्या है? तो जितना भी हम ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ऑयली जो फूड होता है, फॉर एग्जांपल हम कचौड़ी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, तली हुई जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं मार्केट में, उन सब में ऑयल है और उसी ऑयल से निर्माण होता है फैटी एसिड्स का। ये फैटी एसिड्स हमारे ब्लड में जा करके मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद हमारे ब्लड को ये स्मूथ करते हैं, ठीक है। स्मूथनेस के साथ साथ हमारे ब्लड में ये कई जगह पे गाढ़ापन लेके आते हैं और उसकी वजह से जो नसें होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है उनकी दीवारों से ये कोलेस्ट्रॉल जो है, फैटी एसिड जो है वो चिपकने लगते हैं, और चिपकते 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 इतना चिपक जाएंगे कि वो चीज़ मोटी हो जाएगी, वहाँ पे एक उसकी लेयर के ऊपर लेयर बन जाएगी। और ऐसे में ये कोलेस्ट्रॉल जो है अपना जो नसें होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उसमें क्या होता है कि ये उस नसों के अंदर ब्लॉकेज उत्पन्न करने लगते हैं, और ऐसे में हेमरेज का जो खतरा है, यानी ब्लड रुकने का जो खतरा है, वो हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। अक्सर अमूमन आपको देखने को मिलेगा जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है तकरीबन 200 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, ठीक है,
इसमें इतनी प्रेजेंट होती है। इसके यदि ऊपर जा रही है तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर को खतरा है इस कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन। ब्लड में एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इसका जो मेन काम है दैट इज ऑफ अट्रैक्टिंग या फिर आइडेंटिफाइंग ऑक्सीजन, ठीक है। हम लोगों ने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तो वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था कि कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई करता है। चूँकि एयर में कई सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन के साथ साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ऐसे में इतनी सारी गैसेस यदि हमारे इन्वायरमेंट में हैं एयर में, तो वहाँ से कैसे ऑक्सीजन को डिटेक्ट करना है, हमारे ब्लड को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसमें हेल्पफुल होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये आयरन का एक अयस्क है, दिस इज ओर ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन का अयस्क है जिसे हम लोग हेमेटाइट के नाम से जानते हैं, हेमेटाइट, ओके। और इसी कारण हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारा जो ब्लड का रंग है वो कैसा होता है दैट इज ऑफ रेड कलर। क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके कैसा रंग देगा? रेड कलर का, क्योंकि आयरन का अयस्क है। याद कीजिए जो लाल मिट्टी होती है उसमें भी आयरन की अधिकता होती है, और आयरन एक बार यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और ऐसे में जो हम लोगों को जंग का कलर है यानी कि जो रस्ट लगता है उसका कलर होता है रेड। वो भी क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ आयरन की जब भी रिएक्शन होगी तो वहाँ पे हम लोगों को रेड कलर देखने को ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, हमारा जो ब्लड का रंग है, वो भी कैसा दिखाई देगा? रेड कलर का दिखाई देगा। किसकी प्रेजेंस की वजह से? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। यदि बात करेंगे हीमोग्लोबिन की मात्रा की, तो हीमोग्लोबिन जो है ये एक आइडियल कंडीशन में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो मेल होते हैं, ठीक है, मेल्स के अंदर ये 40 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड। वहीं जो फीमेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फीमेल्स में थोड़ा कम होगा, दैट इज 13 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर में भी अंतर देखने को मिलता है। जो लड़के होते हैं उनका जो शरीर है काफ़ी गठित होगा, मतलब कि काफ़ी हार्ड होगा, ठीक है, काफ़ी रफ जो काम होते हैं उसको कर पाते हैं जो लड़के होते हैं। वहीं पे जो गर्ल्स होती हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर वो काफ़ी सॉफ्ट इन द नेचर होगा। क्यों होगा? क्योंकि लोहे की मात्रा कम है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो लोहे का ही तो अयस्क है। यदि किसी के शरीर में आयरन ज़्यादा है तो समझ लीजिए उसका शरीर थोड़ा सा गठीला होगा, ठीक है। वहीं पे जो गर्ल्स के शरीर की बात होती है, आयरन की कमी होने की वजह से थोड़ा सा उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? सॉफ्ट की तरफ होता है, ठीक है। बाकी बात करें यदि ब्लड के सर्कुलेशन की, ठीक है, ब्लड के सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि ब्लड कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने, ठीक है, विलियम हार्वे। और इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ रखा है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। अभी हम लोगों ने पहले रिवाइज भी करा इस चीज़ को कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, सारी डिटेल्स हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी कर रखा है, ठीक है। अब आइए थोड़ा बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में कि ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। जब बात करेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ ब्लड की, फंक्शन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड के कार्य, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शुरुआत में भी मैंने बताया कि जब एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ब्लड, उसको मेंटेन करना, उसका हेल्थ मेंटेन करना ये काफ़ी ज़रूरी होता है। आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझते हैं कि किन किन चीज़ों को ब्लड का जो है फंक्शन है वो करता है, ठीक है। सबसे पहला जो फंक्शन है ब्लड का दैट इज़ मेंटेनिंग टेम्परेचर। क्या है ये? मेंटेन टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेन करने से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी मूवमेंट होता है, ठीक है, जब भी मूवमेंट होगा किसी चीज़ का तो दैट क्रिएट्स टेम्परेचर। क्या करता है ये? हीट जनरेट करता है। कैसे? यदि आप अपने दोनों हाथों को रब करें आपस में, ठीक है, तो आपको थोड़ी देर में आपके दोनों हाथ गर्म महसूस होंगे, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं कि जब हम लोहे से लोहे को कट करते हैं तो वहाँ पे चिंगारी छूटती है। क्यों छूटती है? क्योंकि हीट जनरेट हो रहा है। जब भी कोई चीज़ फ्रिक्शन करेगी तो हीट जनरेट करेगी। ब्लड भी हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? पंप हो रहा है। हमारा जो हार्ट है वो पंप कर रहा है ब्लड को, और ब्लड पूरे सर से लेकर पैर तक दौड़ रहा है। दौड़ने की वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर फ्रिक्शन जनरेट होगा, हमारी जो नसें हैं उनके अंदर, और ऐसे में जो नसों के अंदर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसी से क्या होगी? हीट जनरेट होगी, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है
36 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन्ड है और कैसे बना हुआ है? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो बह रहा है, जो हमारा शरीर के अंदर जो ब्लड है वो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। यदि ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, यानी कि डेथ बॉडी होती है, ठीक है। डेड बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा? ये ठंडा होगा या फिर कोल्ड होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि बॉडी जो है लास्ट जो है वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है? आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसके अंदर ब्लड का मूवमेंट ही रुक चुका है, और ब्लड का मूवमेंट नहीं होगा तो बॉडी में हीट भी जनरेट नहीं होगी। अब हम जो नेक्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज ब्लड क्या करता है? तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ग्लूकोज की, हम बात करते हैं आयरन की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, इसके साथ ही साथ वाटर है, और भी कई इंपॉर्टेंट जैसे कि कई सारे हार्मोन्स हैं, इसके साथ ही एंजाइम्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को एज ए न्यूट्रिएंट ज़रूरी है। और ऐसे में इन सभी चीज़ों को लेकर के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम वो किसका होता है? ब्लड का होता है। ब्लड इन सभी चीज़ों को अपने आप में मिक्स करता है, मिक्स करके उनको अलग अलग चीज़ों तक, जो अलग अलग ऑर्गन्स है वहाँ तक सप्लाई करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? ब्लड का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की और CO2 की, ठीक है। तो ब्लड जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर बहता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये किन में फ्लो करता है? तो ये फ्लो करता है आर्टरीज में। किसमें? आर्टरीज में। वहीं पे जब हम बात करते हैं जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है तो इसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये किस में फ्लो करता है? इट फ्लोज इन वेन्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में जब हम सर्कुलेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे समझा था कि कैसे ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जा रहा है और कहाँ पे एक्सचेंज होता है? तो हार्ट के अंदर एक्सचेंज होता है, ठीक। इसके साथ ही साथ जो लास्ट है दैट इज कैरीज एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम यूरिनेट करते हैं, यानी कि जब हम पेशाब करते हैं तो यूरिन में हमारे यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। और ये यूरिया कहाँ पे कैसे ब्लड से अलग हुआ? तो ब्लड में ही मिक्स्ड था, यानी हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे पूरे शरीर के अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं उनको इकट्ठा करता है, और फिर जो हमारा किडनी है, ठीक है, किडनी, ये इसको फिल्टर कर रहा है। ब्लड को फिल्टर करने के बाद ये क्या करता है? फिल्टर करने के बाद उसको यूरिनेट या फिर यूरिन के मात्रा से, यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड का। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपोजिशन के बारे में ब्लड की, यानी कि ब्लड बना कैसे है इसके बारे में। तो बात करेंगे यदि कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, तो सबसे पहले इसको आपको दो हिस्से में डिवाइड करके देखना है। जो ब्लड है ये आपको दो बातें इसमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा ब्लड है ये लिक्विड पोर्शन से भी मिलके बना है और इसके अंदर कुछ सॉलिड पोर्शंस भी हैं, यानी कि इसमें कुछ पोर्शन इसका लिक्विड है और कुछ पोर्शन इसका सॉलिड है, ठीक है। जो लिक्विड पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। वहीं पे जो सॉलिड पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पसल्स, ठीक है, या फिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, ठीक। जो लिक्विड पोर्शन है ये आप जो प्लाज्मा है इसका कितना अमाउंट है? तो दिस इज अराउंड 55%, ठीक, यानी कि लिक्विड पोर्शन ज़्यादा है। वहीं पे जो कार्पसल्स हैं वो कितने हैं? तो तकरीबन 45% जो है वो कार्पसल्स हैं, यानी कि कण है। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल यदि आप देखें, जो हम चाय बनाते हैं तो चाय में लिक्विड भी और सॉलिड भी होता है, यानी कि जो चाय है उसमें मिल्क जाएगा, पानी जाएगा, ये हो गए लिक्विड पोर्शन। वहीं पे उसमें चाय के अंदर
जो चाय पत्ती होती है उसके साथ ही साथ जो अदरक है या फिर काली मिर्च है, तो ये सब जब हम मिक्स करते हैं तो दैट इज़ सॉलिड पोर्शन। इन सबको कूट करके उसमें डाल दिया और चाय बन रहा है, फिर उसको हम लोग फिल्टर करके अलग अलग कर लेते हैं। जब फिल्टर करते हैं तो फिर सॉलिड पोर्शन अलग हो जाता है, लिक्विड अलग हो जाता है। वैसा ही यहाँ भी केस है, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर लिक्विड पोर्शन भी है जिसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, सॉलिड पोर्शंस भी हैं जिसको हम लोग कार्पसल्स या फिर कणिकाओं के नाम से जानते हैं। ये जो कार्पसल्स हैं ये आपको 3 तरह के यहाँ पे कार्पसल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज नोन एज RBC, रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। दूसरा है WBC यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स, और तीसरा है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ओके। वहीं पे बात करेंगे यदि प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के अंदर भी आपको प्लाज्मा प्रोटीन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? यहाँ प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं एक बार इनको समझिए। जो इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन है एल्ब्यूमिन। क्या है? एल्ब्यूमिन, ठीक। एल्ब्यूमिन का काम क्या है? तो एल्ब्यूमिन बेसिकली वाटर बैलेंस करता है ब्लड के अंदर। क्या करता है? वाटर बैलेंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्लड में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो फिर ब्लड का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो मेन काम है एल्ब्यूमिन का वो वाटर बैलेंस का है, ब्लड में कितना पानी रखना है कितना नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज ग्लोब्यूलिन। क्या है? ग्लोब्यूलिन, ठीक। और ग्लोब्यूलिन का जो मेन काम है दैट इज ऑफ जनरेटिंग एंटीबॉडी, ठीक है, जनरेटिंग एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें जितने भी वायरस हैं उनके बारे में स्टडी करना, उनको डिटेक्ट करना और हमारी बॉडी में उनके अगेंस्ट में फोर्सेस तैयार करना। यानी कि बाहर से सपोज कीजिए कि कोई हमारे देश पे अटैक कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में किसी न किसी फोर्स को तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब बाहर से जो अटैक कर रहा है वो हो सकता है पानी के माध्यम से करे तो उसके लिए हमारे देश में नेवल फोर्सेस हैं। हो सकता है वो हवा से अटैक करे तो उसके लिए हमारे देश में एयर फोर्सेस हैं। हो सकता है वो ज़मीन से अटैक करे तो उसके लिए हमारे देश में आर्मी है, ठीक है। ठीक वैसे ही जो ग्लोबुलिन है इसके अंदर जो एंटीबॉडी जनरेटिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो हेल्पफुल होते हैं कि हमारे जो शरीर में किसी भी तरह का यदि वायरस अटैक कर रहा है तो वो पहले उसे डिटेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर वैसे ही एंटीबॉडी जनरेट करते हैं जो उनसे फाइट करने में कैपेबल होता है। तो किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का रोग लेके आ सकता है हमारी बॉडी में, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ग्लोबुलिन है वो वैसा उसका एंटीबॉडी जनरेट करेगा और वो फिर उस बीमारियों से लड़ने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये ग्लोबुलिन का काम है। जो नेक्स्ट है दैट इज फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन। ये जो दोनों हैं ये ब्लड क्लॉटिंग एजेंट हैं। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग एजेंट। ब्लड क्लॉटिंग एजेंट का मतलब क्या है? यानी कि कई बार हम देखते हैं कि हमें चोट लग जाती है और फिर हमारे शरीर से ब्लड निकलने लगता है। यदि शरीर में कहीं पे थोड़ा सा कट लग जाए तो चूंकि हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग जो नसें हैं वो आकर के एक्सटर्नल जो स्किन है उससे कनेक्टेड है, और यदि स्किन में कहीं कट लगता है तो फिर वहाँ से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। और ऐसे में यदि ब्लड बाहर आ रहा है तो एक सेफ्टी मेजर है हमारे ब्लड का खुद का ही, हमारी बॉडी का खुद का ही एक सेफ्टी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि वो उस ब्लड को जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ पे उसमें टच होगा तो हमारा जो ब्लड का नेचर है वो क्या होगा? क्लॉट करने लगेगा, ठीक है। और वो किसकी मदद से हो पाता है? तो वो इन दोनों की जो प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन इसकी वजह से हो पाता है। ये दोनों जैसे ही एयर के संपर्क में आएंगे वैसे ही क्या करने लगते हैं? ये ब्लड को क्लॉट कर देंगे, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक जालीदार संरचना बनाते हैं और उससे फिर क्या होता है कि जो ब्लड का बाहर की तरह जो फ्लो है वो रुक जाता है, ठीक है। तो बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे फंक्शंस अपने अंदर रखती है, ठीक है। ये हम लोग ने बात कर ली प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। वहीं पे यदि हम बात करें RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में तो थोड़ा सा इनके बारे में समझिए। ये जो RBC है, ठीक है, ये इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में, इसीलिए हमारे बॉडी का कलर कैसा होता है? बॉडी के अंदर ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है। ये तकरीबन होते हैं 50 लाख के आसपास, ठीक है। वहीं पे जो WBC है ये तकरीबन 10,000 के आसपास होते हैं, ठीक है,
10,000, ठीक है। वहीं जो प्लेटलेट्स हैं ये तकरीबन होती हैं हमारी बॉडी के अंदर 2 लाख के आसपास। कितनी है? 2 लाख के आसपास, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? आरबीसीज हैं। आरबीसी के ऊपर क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयरन से कनेक्टेड है। इसकी वजह से क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी का जो कलर, बॉडी के अंदर ब्लड का जो कलर है वो कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में आरबीसी ही प्रेजेंट है ब्लड में, ठीक है। अब इनके बात करेंगे टाइम पीरियड की या लाइफ पीरियड की, कि कितने दिनों तक कौन कितना जीवित रह पाता है। तो बात करेंगे यदि आरबीसी की, तो ये तकरीबन 120 दिनों तक जीवित रह पाता है। उसके बाद ये क्या हो जाएंगी, जो आरबीसी की जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगी, ठीक है। वहीं पे जो डब्ल्यूबीसी है ये तकरीबन 4 दिनों तक, इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 4 डेज का होता है, ठीक है। जो आरबीसी है उसका कितना लाइफ टाइम होता है? ये होता है 120 डेज। और जो प्लेटलेट्स हैं इनका तकरीबन 7 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 7 डेज, ठीक। तो लाइफ टाइम भी आपको याद रखनी है कि कौन सबसे ज़्यादा दिन तक रहता है हमारी ब्लड में प्रेजेंट और कौन सबसे कम दिनों तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम भी दिख जाएगा इसका, ठीक। अब आइए थोड़ा सा इन सॉलिड पार्ट जो है, कार्पसल्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आरबीसी के बारे में, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में, ठीक है। देखिए जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यदि हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स, ठीक, या फिर रेड ब्लड कार्पसल्स, ओके। इनका जो वैज्ञानिक नाम है या फिर जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। साइट्स मतलब कोशिका होती है और एरिथ्रोसाइट्स मतलब कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इनके बारे में बात हो रही है। बात करेंगे यदि इनके शेप्स की, ठीक है। यदि बात करेंगे आप रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी होती है, इनका जो शेप है वो आपको दिखाई देगा रेड कलर का, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है। कैसा होगा इनका शेप? सर्कुलर। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, हम लोगों ने जब यहाँ पे ये जो है दीज आर रेड सेल्स, ठीक है। तो आरबीसी का जो शेप है वो कैसा है? दैट इज इन सर्कुलर इन नेचर, ठीक है। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी ऊंची हाइट पे जाते हैं, ठीक है, ऑन हाइट्स, जब हम किसी ऊंची हाइट पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे जो आरबीसी का आकार है वो कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। जो आरबीसी का साइज है, साइज कैसा होगा? वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? तो इसके पीछे भी वही साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी जो है वो खुद को ही हील करने के लिए बनी हुई है। ऐसे में क्या होता है, जब हम बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे ही हम ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा। ऑक्सीजन लेवल जैसे ही डिक्रीज होगा हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे में आरबीसी या हमारी बॉडी का जो खुद का ये एक अपने आप को बचाने का जो तरीका है वो क्या है कि वो आरबीसी का जो साइज है उसे इंक्रीज करेगा। जब आरबीसी का साइज इंक्रीज होगा तो इस पे प्रेजेंट हीमोग्लोबिन की मात्रा भी इंक्रीज होगी। हीमोग्लोबिन का काम क्या था? ऑक्सीजन डिटेक्ट करना। तो कम से कम यदि हीमोग्लोबिन होगा तो कम ऑक्सीजन डिटेक्ट करेगा, वहीं पे ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन डिटेक्ट करेगा। और ऐसे में फिर क्या होता है कि यदि इसका साइज बढ़ रहा है तो फिर हमारे इस ब्लड के अंदर आरबीसी का साइज बढ़ने की वजह से हीमोग्लोबिन का जो उस पर प्रेजेंस है वो भी बढ़ेगा। और जैसे ही हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर पाएगा हमारा जो ब्लड है और फिर वो उन्हें ले पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम हमारी डेथ हो जाए वो टल जाती है, मृत्यु होने से बच जाती है जब हम ऊंचाई पे होते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो आरबीसी है इसके अंदर आपको 2 चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। एक होगा लाइसोसोम, ठीक है, और दूसरा है न्यूक्लियस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जब प्रेजेंट नहीं है तो इससे काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा कि इसका जब यदि प्रेजेंट नहीं है तो लाइसोसोम, आपको याद होगा कि लाइसोसोम क्या करता है? किल्स सेल्स, यानी कि यदि कोई सेल खराब हो गई है तो उसको किल करने का काम किसका है? लाइसोसोम का है। ये हम लोगों ने जब कोशिकाओं के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने लाइसोसोम को डिटेल में डिस्कस किया था और वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि लाइसोसोम का क्या काम होता है, न्यूक्लियस का क्या काम होता है, सबका अलग अलग फंक्शन है। लाइसोसोम बेसिकली जो कोशिकाएं होती हैं उनको किल करती हैं। अभी किसी आरबीसी के अंदर यदि लाइसोसोम ही नहीं है तो उसको किल करने के लिए या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको थोड़ा अलग जगह से जाना पड़ेगा। अब ऐसे में आपको देखने को मिलता है कि जो स्प्लीन होता है, क्या होता है? स्प्लीन, ठीक है।
ये क्या करता है कि यहाँ पे जो ब्लड स्टोर रहती हैं, तो यहीं पे जो आरबीसी 120 दिनों से ज़्यादा हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनको ख़त्म करने का, उनको किल करने का काम किसका होता है? स्प्लीन का होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा कि जो स्प्लीन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स का इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्प्लीन ही क्या करता है? इसको, रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि यदि हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाए, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए, यदि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी तो इससे हम लोगों को एक बीमारी देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज एनीमिया। एनीमिया, ठीक है, क्या नाम है उसका? एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि एनीमिया में हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी की मात्रा है वो कम हो जाएगी। आरबीसी की मात्रा कम हो गई तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हमें ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा। हमारे ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो रिड्यूस होगा तो फिर हमें थकान होना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थकान। क्यों होगी? क्योंकि यदि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है, सप्लाइड है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। इसको इस तरह से समझिए कि जो एक बाइक है उसमें पेट्रोल की कमी हो गई है। पेट्रोल की कमी हो जाएगी तो बाइक बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, रुक जाएगी। ठीक वैसे ही है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन हमें जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है, और यदि वो चीज़ हमारे बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर ना वो रेस्पिरेशन होगा सेलुलर, और ना ही हम रेस्पिरेट कर पाएंगे। और जब हम रेस्पिरेट ही नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें थकान का महसूस होगा। तो सबसे पहले आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हमारे बॉडी में यदि आरबीसीज कम है तो फिर क्या हम पढ़ाई में हमारा मन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा कम है। आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, ऑक्सीजन की इंटेक कम होगा, उससे हमें हमेशा थकावट का महसूस होगा। और यदि हम हमेशा थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो फिर हम कितना ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे? हमारा जो स्टडी आउटपुट है वो अच्छा नहीं होगा। तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड का अपने जांच कराएं, आरबीसी की मात्रा चेक करें कि कितना कम है कितना ज़्यादा है, और ठीक है कि डॉक्टर से सलाह लेकर के इस पर आप काम करें। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, ये बात होगी आरबीसी के बारे में। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, सो जो सेकंड है दैट इज डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और इसको कैसे याद रखना है? इसमें भी आपको याद रखना है कि इसका भी एक वैज्ञानिक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट। रेड ब्लड सेल्स का क्या नाम था? एरिथ्रोसाइट्स। वहीं पे व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या नाम है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, बात करेंगे यदि व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो इनका जो शेप है ये थोड़ा सा इरेगुलर होता है। ठीक है, इनका शेप कैसा होगा? इरेगुलर, यानी कि ये गोल भी हो सकती हैं, चौकोर भी हो सकती हैं, ट्रायंगुलर साइज की भी हो सकती हैं, थोड़ा सा इरेगुलर होता है। वहीं पे आरबीसी जो है वो प्रॉपरली सर्कुलर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो मेन काम है व्हाइट ब्लड सेल्स का, जो मेन फंक्शन है दैट हेल्प्स इन एंटीबॉडी जनरेशन। ठीक है, एंटीबॉडीज, और दूसरा है फाइटिंग इन्फेक्शन। किससे? इन्फेक्शन से। किसी भी तरह का यदि इन्फेक्शन होने वाला है तो रोगों से जो रक्षा करने का काम है वो किसका काम है? दैट इज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। कैसे करता है ये? तो इसके अंदर आपको दो तरह की सेल्स देखने को मिलेंगी। एक होती है जिसका नाम है लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है मोनोसाइट्स। पहले क्या है? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और दूसरी है मोनोसाइट्स। ठीक है, अब देखिए जो लिम्फोसाइट है इसमें दो तरह की आपको सेल्स देखने को मिलेंगी, टी एंड बी लिम्फोसाइट सेल्स। अब जो लिम्फोसाइट है उसका जो मेन काम है वो क्या काम है कि ये डिटेक्ट करेगा, जैसे ही हमारे बॉडी में किसी भी एक्सटर्नल वायरस का अटैक हुआ वैसे ही लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएगा। जो टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं ये उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह का वायरस है, बीमारी क्या है, और फिर उसको उसके साथ लड़ करके ख़त्म कर देते हैं। वहीं पे जो मोनोसाइट्स है वो क्या करता है कि जितने भी ये वायरस आए उनके बारे में उस जो मेमोरी है
किस तरह का वायरस था उसके बारे में एक हिस्ट्री जनरेट करता है और फिर उसको सेव कर लेता है इस न्यूक्लियस के अंदर। इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा वाइट ब्लड सेल्स में, और इन सेल्स में उस न्यूक्लियस की जो स्टडी है उसको सेव कर लेगा कि किस तरह का यहाँ पे ये वायरस था, और यदि इस तरह का वायरस फिर से आता है फ्यूचर में तो फिर ये एंटीबॉडीज़ बना करके, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, मेनली तो एंटीबॉडी जनरेट करने का काम है। तो ये वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी जनरेट करके और उस तरह के वायरस से फाइट करता है, और ऐसे में हमें किसी भी तरह के एक्सटर्नल जो बीमारियाँ हैं उनसे बचाने में हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो टी एंड बी लिम्फोसाइटिक सेल्स जो है ये हेल्प करती हैं किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में और उसका एंटीबॉडी जनरेट करने में। उसके साथ जो मोनोसाइट्स है वो उस मेमोरी को सेव करके रखता है कि किस तरह की ये जो प्रॉब्लम्स थी, किस तरह के वायरस थे, और इसको बाकी अदर्स जो सेल्स होती हैं उन तक ये स्प्रेड करने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, दैट इज़ अबाउट वाइट ब्लड सेल्स। इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि वाइट ब्लड सेल्स में कमी आ जाए, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे यदि इसमें डिसऑर्डर हो कोई, ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि वाइट ब्लड सेल्स यानी कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स बीमारियों से लड़ने वाले में ही, एंटीबॉडीज़ बनाने वाले में ही कमी हो गई तो यहाँ पे हम लोगों को कैंसर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किसकी? कैंसर। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको याद होगा कि जो HIV है, ठीक है, HIV, अब इस तरह के वायरस यदि अटैक कर रहे हैं हमारी बॉडी पे तो हमारे अंदर जो हमारा एंटीबॉडी सिस्टम है वही वीक पड़ा हुआ है, कमज़ोर पड़ा हुआ है, और ऐसे में क्या होगा कि हमें उस चीज़ का एहसास ही नहीं होगा और आते ही वो बीमारी क्या होगी, बुरी तरह से हमें जकड़ लेगी और हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स का हेल्दी होना जरूरी है, हमें बीमारियों से रक्षा करने में प्रोटेक्ट करता है, किससे? हमें बाहर की जो बीमारियां हैं उनसे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही बात करा कि स्पेशली जब हम स्टूडेंट्स की बात करते तो वहाँ पे इस चीज़ को हमने बात रखी कि ये जो है वाइट ब्लड सेल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल अपना हमें बीमारियों से बचाने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ प्लेटलेट्स की। जब बात करेंगे हम प्लेटलेट्स की, ठीक है, प्लेटलेट्स की, तो इनका भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इनका भी एक वैज्ञानिक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो सबके जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, उनको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। वहीं पे जो वाइट ब्लड सेल्स थी उनको क्या बोल रहे थे? तो दैट वाज ल्यूकोसाइट। वहीं पे जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, उनको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, यदि इनके शेप की बात करें, शेप की, ठीक है, तो इनका थोड़ा सा बाई कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स, उसकी तरह ये दिखाई देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक, बात करेंगे यदि प्लेटलेट्स की जो मेन फंक्शन है ब्लड में, तो ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एनर्जी। क्या करता है? प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। यानी कि यदि प्लेटलेट्स गिर गई तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो कम हो जाता है। और ऐसा कब होता है? तो जब हम, इसका डिसऑर्डर होता है। कैसे? जब हम होते हैं डेंगू के मरीज। ठीक है, जब डेंगू होता है, डेंगू किससे होता है? तो मच्छर के काटने से होगा। जब मच्छर काटता है हमें तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स की मात्रा हो वो क्या होती है? रैपिडली गिरती है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स हैं इसकी मात्रा जो है वो एकदम रिड्यूस होगी, और जैसे ही प्लेटलेट रिड्यूस होगी वैसे में क्या होगा कि हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम जो है प्लेटलेट्स का वो रिड्यूस होगा, यानी हमारी बॉडी एकदम ढीली हो जाएगी, एकदम सुस्त हो जाएगी। तो यदि किसी को डेंगू हुआ है तो वो इन सब बातों का ध्यान रखे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जो प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स की जो मात्रा होती है वो हम लोगों को पता है कि ये क्या होता है कि 2 लाख के आसपास प्लेटलेट होती हैं, और ये गिरने लगेगी, यानी कि प्लेटलेट्स यदि 50,000 पे आ गई, 20,000 पे आ गई, 10,000 पे आ गई तो एकदम बॉडी में एनर्जी ही नहीं जनरेट होगी, और ऐसे में फिर डेथ होना निश्चित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि बॉडी में एनर्जी कैसे ज़्यादा जनरेट होती है, किस तरह से। यदि हमें अच्छे से स्टडी करना है तो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमें जो रोग है उससे लड़ने में, फाइट करने में हेल्पफुल होता है। वहीं RBC हैं वो क्या करती हैं कि अच्छे से हमारे जो बॉडी का जो थकान है इसको नहीं होने देती हैं। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करती हैं ऑक्सीजन को रिसीव करने में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है तीनों सेल्स के बारे में। ठीक है, इनका जो वैज्ञानिक नाम है उसको ध्यान रखिए, कितने दिन के लाइफ स्पेन है उसको ध्यान रखिए, और इसके साथ ही साथ जो एंटीबॉडी जनरेशन का काम है और कैसे ये हेल्पफुल होती हैं अलग अलग तरह के रोगों से लड़ने में, इन सभी फैक्ट्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा
अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। यहीं से सारे प्रश्न बनते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग थोड़ा सा लिम्फेटिक सेल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। देखिए यहाँ पे एक लिम्फ सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं एक रफ फिगर ड्रॉ करूँ अपने एक बॉडी का, ठीक है, ये हाथ है, ये पैर है, ठीक है। अब इस पूरे में हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे लिम्फेटिक सिस्टम है। क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है? तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली ये हेल्प करता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा अभी WBC के बारे में, WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे लिम्फेटिक सेल्स थी, ठीक है, लिम्फेटिक सेल्स। लिम्फेटिक सेल्स क्या कर रही थी? T और B, तो ये क्या कर रही थी? बीमारियों से लड़ने में हेल्प कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये भी हमारी बॉडी में अलग अलग यहाँ पे इसकी ग्लैंड्स बनी हुई हैं। उन ग्लैंड्स का क्या नाम है? लिम्फेटिक ग्लैंड्स, ठीक है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स। जैसे ये हमारी गर्दन है, ये हमारा हाथ है, पैर है, ठीक है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, इन सब जगह पे अलग अलग आपको लिम्फेटिक ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। और इन लिम्फेटिक ग्लैंड्स का क्या काम है? तो आने वाले किसी भी बाहर के वायरस को डिटेक्ट करना और उसके बारे में WBC को रिपोर्ट करना। WBC लिम्फेटिक सेल्स की मदद से फिर क्या करेगा? उसका एंटीवायरस जनरेट करेगा और फिर उस चीज़ से फाइट करने में, एक्शन में हेल्पफुल होगा। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जो वायरस थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एक याद रखना है कि यहाँ पे एक तरह का वायरस था जिसका नाम है पोलियो वायरस, ठीक है, पोलियो वायरस। ये काफ़ी कॉमन और पॉपुलर बीमारी थी, पॉपुलर वायरस था ये, जो हम लोगों ने फेस किया पोस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है। अलग अलग तरह का जो वायरस होते हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो फेस किया प्रॉब्लम पोलियो वायरस से ही। तो यहाँ पे इस पोलियो वायरस का क्या काम था? तो वो आकर के डायरेक्ट हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है इस पे ही अटैक करता था। जो हमारा ये लिम्फेटिक सिस्टम है इसी पे क्या करता था? अटैक करता था, ठीक है। और यदि लिम्फेटिक सिस्टम पे एक बार पोलियो वायरस ने अटैक कर दिया किसी भी लिम्फेटिक सिस्टम पे, तो वो लिम्फ काम करना ही बंद कर देगा। अब ऐसे में वो लिम्फ काम करना यदि बंद कर देगा तो फिर क्या होगा? ऐसे में जो WBC है वो लिम्फेटिक सेल्स ही नहीं जनरेट करेंगे वहाँ पे, वो उन बीमारियों को समझ ही नहीं पाएगा और फिर वो जो वायरस है वो अटैक करके उस जगह पे अपना इफेक्ट दिखाएगा। और ऐसे में जो पोलियो है इससे लड़ने के लिए हम लोगों ने फिर अपना कैंपेन शुरू किया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, दो बूंद जिंदगी की याद होगा आपको, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1995 में। और इस तरह से हम लोगों ने तकरीबन 2013 और 14 में, 2013 से 14 के बीच हम लोगों को लास्ट एकदम जो लास्ट मरीज होता है पोलियो का वो देखने को मिला वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इस तरह से 2014 में पूरी तरह से इंडिया जो है वो पोलियो मुक्त हो गया, ठीक है। तो ये है लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फ पे अटैक करने वाला वायरस कौन था? पोलियो वायरस। और इससे लड़ने के लिए हेल्पफुल कौन होता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? ये WBC की मदद से लिम्फेटिक सेल्स जनरेट करता है जो हेल्पफुल होती हैं किसी भी बाहरी वायरस से अटैक को बचाने में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। देखिए जो ब्लड है इसका क्लॉट होना काफ़ी ज़रूरी है ऐसी कंडीशन में जब ये हमारे शरीर से बाहर निकल रहा उस कंडीशन में, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे कैसे होती है इसका पूरा प्रोसेस हम लोग समझते हैं। देखिए जो ब्लड है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये तकरीबन 4 स्टेप्स में आपको समझना है ब्लड क्लॉटिंग को। सबसे पहले हम लोगों ने बात करा कि जो हमारा ब्लड है उसमें आपको 2 तरह के एजेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ब्लड है, यहाँ पे आपको सबसे पहले हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, ठीक है। इस प्लाज्मा में हमने प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में 2 चीज़ें देखी थी, वन वाज प्रोथ्रोम्बिन एंड सेकेंड वाज फाइब्रिनोजेन एंड सेकेंड वाज प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन यही हेल्प करते हैं किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे कॉर्पसल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कॉर्पसल्स यानी कि रुधिर कणिकाएं, जिसमें हम लोगों ने देखा था 3 तरह की कॉर्पसल्स थी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये तीनों भी हेल्पफुल होती हैं किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। कैसे होती हैं इसका पूरा यहाँ पे आप प्रोसेस देखिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखिए सबसे जो पहला प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग में, यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल के लिख देता हूँ, स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कैसे होता है ब्लड क्लॉट, इसका स्टेप थोड़ा समझिए।
बात करेंगे यदि स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की, तो सबसे पहला जो स्टेप है, सपोज कीजिए कहीं पे चोट लगी किसी को, चोट लगते ही क्या होगा, ब्लड बाहर आना शुरू होगा। ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होती हैं या फिर जिसे हम लोग थ्रम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, थ्रम्बोसाइट्स, ठीक है। तो थ्रम्बोसाइट्स क्या करती हैं, ये तुरंत रिएक्शन करेंगी एयर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, और एयर से जैसे ही इनका रिएक्शन होगा ये बनाती हैं थ्रम्बोप्लास्टिन। क्या बनाती हैं, थ्रम्बोप्लास्टिन, ठीक है। याद रखिएगा एक एक स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बनाएंगी, थ्रम्बोप्लास्टिन बनाएंगी। जैसे ही थ्रम्बोप्लास्टिन बना, इस थ्रम्बोप्लास्टिन ये अगेन रिएक्शन करता है किससे, ये रिएक्शन करता है कैल्शियम से। जो थ्रम्बोप्लास्टिन बनेगा ये रिएक्शन करेगा बॉडी में प्रेजेंट कैल्शियम से, और साथ ही साथ जो प्रोथ्रोम्बिन है प्लाज्मा के अंदर उससे, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, और ये मिल करके बनाएंगे थ्रोम्बिन। क्या बनाएंगे, थ्रोम्बिन, ठीक। थ्रोम्बिन बनने के बाद ये जो थ्रोम्बिन है ये रिएक्शन करेगा हमारे इसी ब्लड में प्लाज्मा में प्रेजेंट फाइब्रिनोजन से। जो थ्रोम्बिन है ये रिएक्शन करेगा फाइब्रिनोजन से, और फाइब्रिनोजन जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि एक बार जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पे बनता है फाइब्रिन। क्या बनता है, फाइब्रिन, ठीक। और ये जो फाइब्रिन है ये कैसा है, ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है ये, नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेट लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसे में यदि ये फाइब्रिन है, ये जो फाइब्रिन है ये फिर जो हमारे इस ब्लड में कॉर्पसल्स हैं, यानी कि जो कणिकाएं हैं उनसे ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे कॉर्पसल्स हैं, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इनके साथ ये आएंगी, इसके साथ प्लेटलेट्स भी हैं, ये आएंगे और आने के बाद जैसे ये फाइब्रिन से मिलेंगे, ठीक। फाइब्रिन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ये कैसा है, ये एक तरह का क्या देखने को मिलता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है। और जैसे ही ये इससे इसके सामने आएंगे ये क्या करेगा, इनको रोक देगा और ब्लड क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। ब्लड विल बी क्लॉट, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे ब्लड क्लॉट होने लगा तो फिर अंदर से जो बाहर की तरफ ब्लड फ्लो हो रहा था वो क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है कास्केडिंग प्रोसेस, और इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट का आपको समय देखने को मिलता है। सो ये जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्केडिंग प्रोसेस, ठीक है। और इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट का आपको समय देखने को मिलता है। तो जब भी किसी को ऐसे में हल्का जो कट होता है उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा गर्दन ही उड़ गया और फिर ऐसे में ब्लड क्या कट करेगा, सारा ब्लड ही बाहर निकल जाएगा शरीर से। तो जो स्पेशली जो हल्के या नॉर्मल चोटें होती हैं जहाँ से ब्लड बाहर निकलना शुरू करता है बॉडी से, वैसे में वो कैसे कंट्रोल होता है, तो वो कंट्रोल होता है कास्केडिंग प्रोसेस है, जिसे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के रूप में जानते हैं। तो ये पूरा ब्लड क्लॉटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो था। आई होप आपको ब्लड क्लॉटिंग समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग है, यदि इसमें किसी भी तरह का डिसऑर्डर होता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो बात करेंगे यदि डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग की, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान देनी है, दैट इज हीमोफेलिया। हीमोफेलिया, हीमोफीलिया क्या है, तो ये बेसिकली एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है ये, जेनेटिक डिसऑर्डर है। यानी कि इसमें पहले से ही किसी व्यक्ति में जो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे। और इससे जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है, दैट इज नोन एज हीमोफेलिया। ऐसे में यदि ऐसे व्यक्ति का ब्लड कहीं पे कट जाए, किसी शरीर में कट लग जाए, तो क्या होगा कि वहाँ से ब्लड बहता ही रहेगा, वो ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, रुकेगा ही नहीं ब्लड, और ऐसे में पूरे शरीर का ब्लड बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो सेकेंड है दैट इज थ्रम्बोसिस, ठीक है। दूसरा है जो दैट इज थ्रम्बोसिस,
थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि ये ठीक हीमोफीलिया का रिवर्स है, यानी कि रिवर्स हीमोफीलिया, यानी इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स हैं इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स की मात्रा हाई होती है, ठीक है। और ऐसे में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है हेमरेज की, ठीक है। यानी कि यदि हमारे बॉडी में कहीं से भी ऑक्सीजन या फिर एयर का इंट्रेंस हो गया, हमारी बॉडी के अंदर कहीं से भी यदि एयर घुस गया, और ऐसे में क्या होगा कि तुरंत वो क्या होगा वहाँ पे जो हम लोगों ने स्टेप्स देखे एक के बाद एक, सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट्स क्या होंगे, एयर के साथ रिएक्शन करेंगे, तुरंत ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और हमारी बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लॉट शुरू हो जाएगा। और ऐसे में हेमरेज की प्रॉब्लम वो देखने को मिलती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। स्ट्रोक्स हम लोगों ने पढ़ा है कि स्ट्रोक्स आते हैं, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा, जिसको एक बार स्ट्रोक आएगा तो फिर वो ब्लड का फंक्शन ही रुक जाता है और फिर पूरी बॉडी जो क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है, यदि ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स बहुत ज़्यादा है हमारे बॉडी में। थर्ड जो है दैट इज़ हेपरिन। हेपरिन एक तरह का ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है जो कि स्टॉप करता है, जो रोकता है ब्लड को बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लॉट होने में, ठीक है। तो हेपरिन की जब हम बात करते हैं तो हेपरिन क्या है, एक तरह का ऐसा एलिमेंट है जो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होने से रोकता है, ठीक है। स्टॉप्स ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन के रिएक्शन में आता है, यानी कि एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और ये इनएक्टिव होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि तुरंत जो है जितने भी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। तो हेपरिन जो है वो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। जैसे ही हेपरिन जो ब्लड के साथ बाहर आएगा, एयर के साथ कांटेक्ट होने पर तुरंत ये निष्क्रिय हो जाता है। इसके निष्क्रिय होते ही बाकी जो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट होता है, ठीक। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। वेल जो प्रश्न बनता है ब्लड क्लॉटिंग से, वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट तरह का प्रश्न बनता है कि वो डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कि कौन सा यहाँ पे की प्लेयर है जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात करी, इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो की प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो की प्लेयर्स अलग अलग तरह के हैं ब्लड क्लॉटिंग में। सबसे पहला याद रखिए कि यदि बात करेगा रुधिर कणिकाओं की, यानी कि कॉर्पसल्स की, ठीक है। तो कॉर्पसल्स में कौन इंपॉर्टेंट था, तो थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स, ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो कॉर्पसल्स कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है प्लेटलेट्स। दूसरा यदि पूछेगा कि प्रोटीन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोगों ने प्लाज्मा प्रोटीन की बात करी, ठीक है। यहाँ पे दो प्लाज्मा प्रोटीन थे, पहला था प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा था दैट वाज फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इन दोनों की याद रखिएगा नाम, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। वहीं पे थर्ड यदि बात करिए कि किस तरह का यहाँ पे एलिमेंट देखने को मिलता है, तो एलिमेंट हम लोगों ने देखा दैट वाज कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की बात करी, जब हम लोग बात कर रहे थे कि स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में, तो वहाँ पे हम लोगों ने कैल्शियम को समझा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन ये मिक्स करके थ्रोम्बिन बनाते हैं। तो यहाँ पे जब एलिमेंट की बात करें, कौन सा एलिमेंट हेल्पफुल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो दैट इज कैल्शियम। वहीं पर यदि बात करेगा कि विटामिन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब भी विटामिन की बात करेगा तो विटामिन दैट इज विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। और इसी की वजह से फिर आप लोगों को हेमरेज की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। हेमरेज की प्रॉब्लम, ठीक है। ब्लड क्लॉट यदि हो गया हमारे शरीर के अंदर तो फिर वहाँ पे हेमरेज वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, एक्सेस ऑफ विटामिन के, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ की प्लेयर्स के बारे में समझ लिया। वेल एक और तरह की ब्लड क्लॉटिंग आपको देखने को मिलेगी जब हम स्नेक बाइट को पढ़ते हैं, ठीक है। स्नेक बाइट, ठीक है, यानी कि जब सांप काटता है तो दो तरह का यहाँ पे होगा सांप के काटने से, एक होगा न्यूरोटॉक्सिक और एक होगा हेमोटॉक्सिक, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक में जैसे ही स्नेक बाइट करता है उसके बाद हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है, यानी कि जो नर्व सिस्टम है, ब्रेन का जो न्यूरल नेटवर्क है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क
ये क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वहीं पे जब हीमोटॉक्सिक की बात करते हैं तो हीमोटॉक्सिक में जो हमारा ब्लड है ये क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग। यानी हमारा जो पूरा ब्लड है हमारे शरीर के अंदर वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड गाढ़ा होगा वो ब्लड फ्लो करना बंद कर देगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ये सब चीज़ें जैसे ही होंगी पूरे बॉडी में, वो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गन्स को ब्लड की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी और ऐसे में तुरंत डेथ हो जाएगी। दोनों में केसेस में डेथ होना निश्चित है। यदि स्नेक बाइट कर दे तो न्यूरल नेटवर्क यदि यानी हमारे ब्रेन का जो नर्व्स हैं वही यदि हिल गई तो तुरंत डेथ हो जाएगी। दूसरा है कि हीमोटॉक्सिक होता है, हीमोटॉक्सिक यानी कि ब्लड के अंदर जैसे ही जहर मिक्स हो गया और ब्लड तुरंत गाढ़ा करना शुरू कर देगा ब्लड को, जो हीमोटॉक्सिक जहर है। तो उस वैसे में क्या होगा कि पूरा ब्लड क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा और फिर हमारे जो है डेथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल है कि जैसे ही आपको स्नेक बाइट हो, ठीक है, स्नेक बाइट के तुरंत बाद भागिए कहाँ पे, हॉस्पिटल में। ठीक है, किसी भी बाबा धाबा के चक्कर में मत पड़िए। और ऐसे में यदि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो एंटी वेनम यहाँ पे इंजेक्शंस लगाते हैं, और एंटी वेनम इंजेक्शंस क्या करते हैं, फिर इन दोनों के रिएक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, इनको रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं, कैसे हम लोग ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप्स की। सबसे पहले तो जो स्टडी ऑफ ब्लड ग्रुप है या फिर जिसने इसकी खोज करी थी, तो इसके जो खोज करता है दैट इज़ लैंड स्टीनर। क्या है, लैंड स्टीनर। और इसके साथ ही RH फैक्टर एक होता है, इसको स्टडी किया था वीनर ने। ठीक है, तो लैंड स्टीनर और वीनर इन दोनों नाम को याद रखिएगा। इन दोनों ने ही एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस की जो है खोज करी थी, और ये जो है ब्लड ग्रुप्स के रूप में पहचाने जाते हैं, जो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के रूप में आप जान सकते हो उनको। क्या होता है ब्लड ग्रुप, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड की। ब्लड में दो कंपोनेंट देखा हम लोगों ने, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कार्पसल्स। कार्पसल्स में हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ RBC की बात करनी है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। RBC में ही हम लोगों को एंटीजेंस देखने को मिलते हैं, और उसी एंटीजन से क्या होता है, हम लोग आगे डिटेक्ट कर पाते हैं अपने ब्लड ग्रुप को। ठीक है, ये जो RBC दिख रहा है यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के एंटीजेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम RBC के अंदर प्रेजेंट एंटीजेंस की, तो यहाँ पे एंटीजन A दिखाई देगा आपको, एंटीजन A। वैसे ही एंटीजन B भी दिखाई देगा। उसके साथ साथ कई जगह पे आपको एंटीजन AB दोनों दिखाई देगा, और कई जगह पे ये दिखाई नहीं देगा, यानी कि 0 प्रोबेबिलिटी है, जिसे हम लोग O के नाम से जानते हैं। बस यही जो एंटीजन है इसी से हम लोगों का ब्लड ग्रुप बनता है। तो RBC में जिस तरह का एंटीजन दिखाई दे उसी तरह का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा। यदि किसी के ब्लड में RBC में एंटीजन A है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है A। ठीक है, तो इसका ग्रुप कैसा हो जाएगा, A। ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, A। यदि एंटीजन B है तो ग्रुप B हो जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, B। एंटीजन AB दोनों है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, AB। और यदि कुछ भी नहीं है, एंटीजन A भी नहीं प्रेजेंट और O भी नहीं प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रुप O। ठीक है, इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से ये दिखाई देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको ग्रुप A दिखाई देगा उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, RBC रेड होता है और सर्कुलर होता है, तो यहाँ पे सर्कुलर होगा ये। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो स्पाइक्स होंगे वो थोड़े से कोनिकल होंगे, यानी कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके, ये हो गया ग्रुप A। वहीं पे जब हम बात करेंगे ग्रुप B की, तो ग्रुप B का जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये सर्कुलर होगा, रेड ब्लड सेल्स, और इसके ऊपर जो स्पाइक्स होंगे वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। वहीं पे जब हम बात करेंगे ग्रुप AB की, तो यहाँ पे आपको दोनों तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सपोज कीजिए ये है आपका रेड ब्लड सेल्स, और इसके ऊपर आपको दोनों तरह के स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, इस तरह के भी देखने को मिलेंगे, मतलब A टाइप भी होंगे और B टाइप भी होंगे। B टाइप मतलब कि कुछ इस तरह वाले सर्कुलर वाले। ठीक है, इस तरह के स्पाइक्स देखने को मिलेंगे RBC के ऊपर। ठीक, वहीं पे जब हम बात करते हैं ग्रुप O की, तो ग्रुप O के स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स दिखेंगे, ना तो इनके ऊपर किसी भी तरह का स्पाइक दिखाई देगा सर्कुलर, ना ही कोनिकल स्पाइक दिखाई देगा। ठीक है,
ये हो गया इनका बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जिस तरह का एंटीजन प्रेजेंट होगा इसके अपोजिट ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंटीबॉडीज़। लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं प्लाज्मा के अंदर। कहाँ पे? प्लाज्मा। ये प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के अंदर, एंटीबॉडीज़। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा के अंदर। एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर। और प्लाज्मा के अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए आप। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इसके ऊपर कुछ इस तरह का स्पाइक्स दिखाई देंगे। ठीक है, वैसे ही इधर की तरफ इस तरह के कुछ स्पाइक्स दिखाई देंगे। ठीक, ठीक है, इस तरह के स्पाइक्स दिखाई देंगे आपको। कहाँ पे? प्लाज्मा के ऊपर। वो क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको जो स्पाइक हैं इनका भी दो तरह का शेप होगा। कैसा होगा ये? इसको देखिए, तो यहाँ पे मैं एक एक स्पाइक को देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस स्पाइक की। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यदि ये कोनिकल दिखाई दे इस तरह से, ठीक है, कैसा हो? कोनिकल हो, तो ये कैसा होगा? दिस इज एंटीबॉडी ए, और इसको हम लोग शॉर्ट लेटर से लिखते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी ए। वहीं पे जो दूसरा है दैट इज, इसका जो अपोजिट होगा, सपोज कीजिए ये है एंटीबॉडी कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे सर्कुलर दिखाई देगा अगर इसके अंदर सर्कल में ऐसे। ठीक है, ये कौन सी एंटीबॉडी हो जाएगी? दिस इज एंटीबॉडी बी। कौन सी एंटीबॉडी हो जाएगी? एंटीबॉडी बी। तो सर्कल और इसी के अंतर से, इसी के डिफरेंस से हम लोग को देखने को मिलता है कि एंटीबॉडी ए है या फिर एंटीबॉडी बी है। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने बात करी एंटीजेंस की, तो जो एंटीजेंस होगा इसका अपोजिट वहाँ पे प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी। ठीक है, तो यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उस ब्लड ग्रुप ए के साथ जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा ये इसका अपोजिट होगा। यानी कि यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी बी। और एंटीबॉडी बी किस तरह का दिखाई देता है? तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो स्पाइक है वो स्पाइक सर्कुलर होंगे अंदर की तरफ। ठीक है, सर्कुलर इस तरह। ठीक है, वहीं पे जब हम बात करेंगे एंटीजन बी की यानी ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी में किस तरह का प्रेजेंट होगा? तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा। ठीक है, और एंटीबॉडी किस तरह का दिखाई देगा? तो हम लोगों ने बात करी इस तरह का कुछ एंटीबॉडी होता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये स्पाइक की तरह अंदर की तरफ होगा, स्पाइक की तरह। ठीक है, यानी ए वाले की तरफ। ठीक, वैसे ही जब हम बात करेंगे ग्रुप ए बी की, तो ग्रुप ए बी में किस तरह का आपको दिखाई देगा? यहाँ पे जब हम बात करते हैं ग्रुप ए बी की, तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा? तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि नो एंटीबॉडी, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। ग्रुप ए, जब ग्रुप ए की बात करी तो वहाँ पे एंटीजन ए था तो एंटीबॉडी बी आया था। ठीक है, दिस इज एंटीबॉडी बी, दिस इज एंटीबॉडी ए, यानी कि ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए होगा। अब ग्रुप ए बी है तो वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। वहीं पे जब हम ग्रुप ओ की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह का ए बी नहीं है, यानी एंटीजेंट ए भी नहीं है, एंटीजेंट ओ भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब ऐसे में जब दोनों नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होंगे, यानी एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। हम क्या करते हैं, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो एंटीबॉडीज भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये जो एंटीबॉडी और एंटीजेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें एंटीबॉडी, ठीक है, और एंटीजेंस की, तो ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसा एंटीबॉडी दिखता है और कैसा एंटीजेंस दिखाई देता है। याद रखिएगा आरबीसी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, बल्कि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। और वो किससे? ब्लड के अंदर एसोसिएटेड होंगी। तो एंटीजेंस जिस तरह का, उसके अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा उस ब्लड में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको ब्लड ग्रुप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इसी स्ट्रक्चर का आपको दिखाई देगा जो आरबीसी का ऊपर जो स्पाइक्स होते हैं वो, और उन्हीं से फिर क्या डिसाइड किया जाता है? ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिए आप। देखिए, हम लोगों ने जब बात करी ग्रुप ए बी की, इसकी हमने जब बात करी ए बी में, आप देखिए दोनों तरह के यहाँ पे ए भी है एंटीजन और बी भी है एंटीजन। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी किसी भी तरह की नहीं है।
एंटीबॉडी किसी भी तरह के नहीं होने का मतलब क्या है, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है डिसीजेस को लेकर के, यानी कि सबसे ज़्यादा बीमारियां इसी ही तो होंगी, क्योंकि जब इसके पास किसी भी तरह का अटैक आएगा बाहर से वायरस का, यहाँ पे किसी भी तरह का एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है, लिम्फेटिक सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होंगी, उसकी वजह से क्या होगा कि ये अपने जो वायरस अटैक हुए हैं इसके बॉडी के ऊपर, उसके एंटीबॉडीज जनरेट ही नहीं कर पाएगा, जनरेट नहीं कर पाएगा तो हमेशा बीमार पड़ा रहेगा। कौन? ग्रुप ए बी वाले जो ब्लड ग्रुप के हैं वो। सबसे ज़्यादा बीमार कौन पड़ेंगे? ग्रुप ए बी के। और सबसे ज़्यादा स्वस्थ कौन रहेंगे बीमारियों से? वो हैं अपने ग्रुप ओ वाले, क्योंकि इनके पास दोनों तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यानी कि ए तरह की भी एंटीबॉडी है, बी तरह की। किसी भी तरह का यदि वायरस अटैक करता है तो ये अपने आप को जनरेट करेंगे एंटीबॉडीज और तुरंत क्या करेंगे? फाइटिंग से लड़ने में लग जाएंगे उस वायरस को लेकर के। ठीक है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है और किससे लिया जा सकता है। थोड़ा सा मतलब कौन डोनेट करता है किसको और किस तरह से रिसीव किया जाता है, या क्या सेम ब्लड ग्रुप वाले को सेम को चढ़ाएं या किसी और वाले को चढ़ाएं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए कि किस तरह से ये ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट काम करता है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोगों ने जब पढ़ा कि यदि एंटीजन ए था यानी ग्रुप ए था तो इसके पास एंटीबॉडी बी हो रहा था, यानी कि एंटीबॉडी इसके साथ बी था। क्यों था? इसका रीज़न थोड़ा समझिए। देखिए, जो स्पाइक होता है ब्लड के ऊपर, सपोज कीजिए ए है, इस तरह का इसके ऊपर स्पाइक था, ठीक है, और इसके साथ एंटीबॉडी बी था, यानी कि जो एंटीबॉडी की बात करी हम लोगों ने वो बी था, बी मतलब कुछ इस तरह का, ठीक है। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया था अंदर की तरफ? ताकि ये दोनों हैं आपस में, ये स्पाइक और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यदि दोनों सेम सेम होंगे यानी कि ब्लड ग्रुप भी ए है और उसके साथ एंटीबॉडी भी ए है, तो फिर क्या होगा उसके कंडीशन में समझिए आप। यदि ब्लड ग्रुप ए है यानी कि ये कुछ इस तरह से है, इसके ऊपर स्पाइक ऐसा है, ठीक है। वहीं पे जब एंटीजन इसके साथ एंटीबॉडी भी यदि ए भी डाल दें तो एंटीबॉडी यदि ए डालेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका एंटीबॉडी है और इसके अंदर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखें। अब ये दोनों एक ही जैसे होंगे तो फिर ये क्या होंगे? जुड़ जाएंगे आपस में। जैसे ही ये जुड़ेंगे वैसे ही क्या होगा? ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? गाढ़ा हो जाएगा। ब्लड गाढ़ा होगा तो फिर क्या होगा? फ्लो होने में दिक्कत होगी। फ्लो कम होगा तो क्या होगा? डेथ होगी, ठीक है। ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वही पूरा नहीं हो पाएगा, ब्लड गाढ़ा होकर जमना शुरू हो जाएगा, दही जैसा एकदम थिक हो जाएगा। जब दही जैसा ब्लड हो गया तो फिर डेथ हो जाएगी। वही तो सांप के काटने पे हो रहा था। तो ऐसे में किसी भी एक व्यक्ति को जो कि ग्रुप ए वाला है, इसको कभी भी इस तरह का नहीं ब्लड चढ़ाया जाएगा जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट हो, ठीक है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट हो, इस तरह का ब्लड ग्रुप कभी नहीं चढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो आइए अब देखते हैं कि कौन किसे ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ग्रुप ए की, तो ए किसको किसको ब्लड देगा? तो ये डोनेट कर सकता है खुद वाले को, यानी कि ग्रुप ए को ही, अपने वाले को ही दे सकता है, और दूसरा के साथ साथ ए बी को दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि यदि हम बात करें यहाँ पे क्या ब्लड क्लॉटिंग होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बी भी प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि इसके अपोजिट वाला प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। दूसरा जब हम बात करेंगे बी की, तो ये तो पहले खुद को ही दे सकता है, खुद को देगा तो फिर किसी भी तरह की ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। दूसरा किसको दे सकता है? तो अगेन ए बी वाले को ही दे सकता है। यहाँ पे भी यहाँ पे एक ए प्रेजेंट है और इस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी फुली तरह से। लेकिन यही यदि पे इसके जस्ट अपोजिट वाले को देगा तो वहाँ पे तुरंत ब्लड क्लॉट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ए बी की, ठीक है। तो ए बी किसको दे सकता है? तो ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है अपना, ठीक है। ये ना तो ए को देगा और ना ही बी को देगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये दे सकता है ए बी, सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही ब्लड दे सकता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पे जो ओ है इसको आप ध्यान रखिए कि ये अपना ब्लड सभी को डोनेट कर सकता है। किसको किसको? तो ये अपना ब्लड ए को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है और ओ वाले को तो कर ही सकता है। क्यों कर सकता है? तो इसका रीजन भी समझ लीजिए। क्या इसके साथ किसी भी तरह का एंटीजन है? ए एंटीजन नहीं है। क्या बी एंटीजन है? बी भी नहीं है, ठीक है। क्या ए बी है? ए बी भी नहीं है। और फिर ओ तो प्रेजेंट है, ठीक है, तो ओ चलेगा। लेकिन जब एंटीजन ये तीनों हैं ही नहीं तो इसको किसी भी ब्लड ग्रुप को देने पे क्या किसी तरह का रिस्क है? किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं तब हमें रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन यदि एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर किसी भी तरह का रिस्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ओ को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक। वहीं पे जब हम बात करते हैं कि ए किस किस से ब्लड ले सकता है, तो ए खुद अपने ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, ठीक है, और ओ से ले सकता है, ये दे सकता है, ठीक है,
वहीं पे जब हम बात करेंगे बी की तो बी वाले से ही ले सकता है, बी वाला ही इसको देगा और दूसरा ओ दे देगा इसको, ठीक है। वहीं पे जब हम बात करेंगे ए बी की तो ए बी सभी से ले सकता है, किस किस से ले सकता है ये ए से भी ले सकता है, ठीक है, वहीं बी से भी ले सकता है और ए बी खुद ए बी वाले को दे सकता है। हम लोगों ने पहले भी बात करा कि ए बी किसको देगा, ए बी को ही देगा सिर्फ, और साथ ही साथ ओ वाले भी इसको दे सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ए बी है वो सभी से ले रहा है, यानी कि ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है और ओ से भी ले रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब कि सभी से ये ले लेगा। एक होता है दाता, एक होता है ग्राही, दाता और ग्राही, ठीक है। दाता मतलब जो सबको दे दे, तो यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, दैट इज ओ। वहीं पे यूनिवर्सल रिसीवर कौन होगा, दैट इज ए बी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी जो हमने अब तक आपको नहीं बताई थी, उसका कुछ कारण है, दैट इज रिसस फैक्टर, जिसे हम लोग आर एच फैक्टर के नाम से जानते हैं। क्या, किसके नाम से, दैट इज आर एच फैक्टर, ठीक है। आर एच फैक्टर क्या होता है, तो आर एच फैक्टर बेसिकली हमारे ब्लड ग्रुप का ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसे हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव के नाम से दर्शाते हैं। जैसे कि कई बार हम आपसे पूछेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप कहेंगे कि ओ पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए निगेटिव। ये क्या निगेटिव पॉजिटिव क्या है, इसको थोड़ा समझिए। तो देखिए, एक होता है बंदर जिसका नाम है रिसस मंकी, रिसस मंकी, जिसे हम लोग बोलते हैं आर एच, रिसस मंकी, ठीक है। रिसस मंकी जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने जब ब्लड ग्रुप को स्टडी करना शुरू किया तो सबके ब्लड ग्रुप में यही अमूमन देखने को मिल रहा था, ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहे थे कॉमनली। लेकिन जब रिसस मंकी को चेक किया साइंटिस्ट ने, तो कुछ रिसस मंकी के अंदर आपको एक अलग तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला, यानी कि ए भी देखने को मिला, ठीक है, बी भी देखने को मिला, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक अलग तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला जो कि थोड़ा चौकोर था। इसको इन लोगों ने देखा तो समझ नहीं पाया कि ये क्या चीज़ है, ये बिल्कुल अलग लग रहा था, ठीक है। अब जैसे ही ये देखा तो इसको उन लोगों ने नाम रखा कि ये जो अलग दिखने वाली चीज़ है इसको हम लोग बोलेंगे आर एच फैक्टर, ठीक है, आर एच फैक्टर। अब जो ये आर एच फैक्टर इन लोगों ने बना दिया, अब ऐसा कई बार ह्यूमन बींग्स को भी उन लोगों ने चेक किया, सभी ब्लड ग्रुप को, और कई बार देखने को मिला कि ह्यूमन बींग्स में भी, कुछ ह्यूमन बींग्स में ये आर एच फैक्टर प्रेजेंट था। अब यदि बायोलॉजी में कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। जैसे कि मान लीजिए कोरोना हुआ है आपको, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि कोरोना पॉजिटिव है। किसी पेशेंट को यदि HIV हुआ है तो उसको बोलेंगे HIV पॉजिटिव है इसको। यदि HIV नहीं हुआ तो HIV निगेटिव है। वहीं पे यदि किसी बीमारी से आप ग्रसित नहीं है, सपोज कीजिए कि कोरोना नहीं हुआ, तो फिर कहेंगे कोरोना निगेटिव है, ठीक है। तो आर एच फैक्टर यानी कि ये वाला जो फैक्टर रिसस मंकी के ऊपर जो ब्लड ग्रुप में देखा गया था, वो यदि ब्लड ग्रुप में, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट है। वहीं पे यदि प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव, यानी कि प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो बस इसी दोनों चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहीं पे जो हमारा ब्लड ग्रुप है, यदि हमारे ब्लड ग्रुप में वो आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोल देंगे पॉजिटिव, यदि प्रेजेंट नहीं तो उसको बोल देंगे निगेटिव। तो ए पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पे ए है, ठीक है, ए में क्या होगा, एंटीजन ए होगा, यानी कि इसके ऊपर इस तरह के स्पाइक्स होंगे, ठीक है। एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो एंटीबॉडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बी, ठीक है, बी के लिए इस तरह का सर्कुलर होगा ये अंदर से, ठीक है, एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन ए होगा यानी कि ग्रुप ए, एंटीबॉडी बी, और रिसस फैक्टर यहाँ पे यदि हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव की, तो यहाँ पे रिसस फैक्टर पॉजिटिव आपको प्रेजेंट होगा, यानी कि इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से चौकोर संरचना, ठीक है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है आर एच फैक्टर का, ठीक है। अब आई होप आपको यहाँ पे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इनके भी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आइए थोड़ा समझते हैं हम लोग कि यदि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कुछ ए है, बी है, ओ है या फिर ए बी पॉजिटिव है, तो किस तरह से जो हमारा फ्यूचर जनरेशन के जो किड्स होते हैं उनका ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, यानी कि पेरेंट्स से कैसे ब्लड ग्रुप ट्रांसफर होता है चिल्ड्रंस में। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसके लिए यहाँ पे सिंपल आपको इस चार्ट को याद रखना है। यहाँ पे 4 तरह से आपको इसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है वो समझने हैं, बस उसी के हिसाब से आपको सारा ये डाटा पूरा याद रहेगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब पेरेंट में एक होगा हस्बैंड और एक होगी वाइफ, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ में किसी को भी आप हस्बैंड और किसी को भी वाइफ मान सकते हैं। यहाँ पे 4 कंडीशनिंग है, बस इन 4 कंडीशन को याद रखिए, आपकी पूरी की पूरी जो है आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। देखिए पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से यदि हम बात करेंगे
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यदि O है, पहला O है और ये A के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इन्हीं दोनों की पॉसिबिलिटी है, या तो O होगा या तो A होगा। बच्चा होगा जो या तो O ब्लड ग्रुप वाला होगा या फिर A ब्लड ग्रुप वाला होगा, ठीक है। वैसा ही आपको B के साथ भी देखने को मिलेगा। यदि एक पेरेंट का O है ब्लड ग्रुप, दूसरे का B है, तो बच्चे में या तो O होगा या तो B होगा। वहीं पे जो तीसरा कंडीशन है दैट इज़ O, मतलब दोनों का O सेम ग्रुप ब्लड ग्रुप हो, तो बच्चे में भी आपको देखने को मिलेगा कि या तो O होगा या फिर O होगा, यानी दूसरे वाले जैसा है, ठीक है। लेकिन जब ये बात आती है कि यदि एक पेरेंट का O है और दूसरे का AB है, तो यहाँ पे कंडीशंस थोड़ा सा बदल जाती हैं, यानी कि अब तक जो फॉलो हो रहा था वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि न तो ये O होगा और न AB होगा, ये बिल्कुल अलग यहाँ पे ब्लड ग्रुप बनता है, दैट इज़ A एंड B, ठीक है। तो ये चार चीज़ें ध्यान रखिएगा। O यानी ब्लड ग्रुप O यदि A, B और O के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को या तो A O देखने को मिलेगा या फिर O B देखने को मिलेगा या फिर आपको O और O देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं कि यदि O ब्लड ग्रुप वाला AB के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ A या फिर B देखने को मिलेगा आपको, जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप की, वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि A, B और AB ये तीनों यदि सेम आपस में रिएक्शन करें, तो यदि ब्लड ग्रुप A वाले के साथ जाएगा तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि O आए और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये खुद आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये या तो A आएगा, सेम हो सकता है, या फिर एक नया आ सकता है दैट इज़ O। सिमिलरली आपको B वाले में वही चीज़ ध्यान रखनी है कि B वाले B के साथ रिएक्शन करेगा तो या तो B आएगा या फिर एक नया आएगा दैट इज़ O। वहीं पे यदि AB की बात करेंगे तो AB में फिर से ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा कि यदि AB खुद AB के साथ रिएक्शन करेगा या फिर AB ब्लड ग्रुप वाले एक पेरेंट है, दूसरा भी AB ब्लड ग्रुप वाला ही है, तो यहाँ पे इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि वो ब्लड ग्रुप A वाला भी हो सकता है बच्चा, B वाला भी हो सकता है और AB वाला भी हो सकता है, ठीक है। सेम वैसा ही AB के साथ A के साथ रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा, यानी कि इसके साथ भी A ब्लड ग्रुप वाला बच्चा आ सकता है फ्यूचर में, B वाला आ सकता है या फिर AB वाला आ सकता है। वहीं पे AB के साथ B वाले में भी सेम कंडीशन आपको देखने मिलेगी, A के साथ B या फिर AB, ये तीन कंडीशन वाले बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। जो लास्ट है दैट इज़ यदि A वाला B के साथ रिएक्शन करे तो फिर क्या होगा। यदि A वाला B के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आपको चारों पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, या तो वो A ब्लड ग्रुप हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है या फिर O हो सकता है, ठीक है। इन चारों को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है और अक्सर यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी याद नहीं रखनी है, सिर्फ 2-3 रूल्स हैं, उनको आप ध्यान रखिए, आपका यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला रूल है कि O के साथ AB का जब आप जोड़ा बनाएं तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों नहीं आएंगे, क्या आएगा, इसका अपोजिट या तो A आएगा या तो B आएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि O के साथ कोई भी आए, ठीक है, या तो O आएगा या तो A आएगा, ठीक है। तो ये सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर जब सिचुएशंस आएंगी, ठीक है, तो सिमिलर में A यदि A के साथ आएगा तो O और A आएगा, B और A आएगा। सिमिलरली इसका अपोजिट कहाँ पे हो जाएगा, जब हम AB की बात करेंगे तो AB में A भी आ सकता है, B भी आ सकता है और AB भी आ सकता है, ठीक है। वहीं पे जो थर्ड और लास्ट जो था दैट इज़ A और B। A B में याद रखिएगा कि सारी की सारी पॉसिबिलिटी हैं, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्लड का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो हम लोगों ने कवर कर लिए ब्लड से रिलेटेड। मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।